हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी जो यूनिट 4 है उसको कंटिन्यू कर रखा है एंड इसमें हमने फासिस्ट में नाजिम्स को कंप्लीट कर लिया था। सो आज की क्लास में हम जर्मनी, जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कंप्लीट करके अपनी 4th यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, देन आगे की कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फासिज्म एंड नाजिज्म में होप सो कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो इससे कुछ दिन पहले ही दो परस्पर जो विचारधाराएं थी, जर्मनी और सोवियत संघ ने 10 वर्षीय समझौता हस्ताक्षर किए थे। जो 10 वर्षीय संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते में इन दोनों देशों के आपस में पोलैंड के विभाजन की बात की गई थी। इस सब के बीच में एक एक ही कोई चीज़ नहीं चल रही थी। हर देश की, हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग सारी चीज़ें चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो जो आपने पढ़ रखा है उसके अंडर ही आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से सभी देशों में आपस में बातें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के बाद भी काफ़ी सारे देशों ने अपनी तरफ से जैसे गुप्त संधियां कर रखी थी, छुपी हुई ट्रीटीज कर रखी थी कि उससे कुछ देशों ने, मतलब जैसे कि अगर मैं आप लोगों के साथ गुप्त एक ट्रीटी करूं तो ये कि भाई मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो सही लेकिन किसी को बताना नहीं। तो खैर ये तो मजाक था। तो ये इस टाइप की ट्रीटीज कि भाई अब एक मजाक के तौर पे भी आप ये देखो कि सबको पता है कि निक्की मैम पढ़ाती हैं लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ और वो बताना नहीं, तो ये तो बिल्कुल फिजूल बात हो गई ना। तो ये इसी तरीके की जो ट्रीटीज थी वो आपस में देशों में हुई थी, जो एक लड़ाई का, झगड़े का बहुत बड़ा रीज़न बन गई थी। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम आज हमें ऐसे क्यों पढ़ा रही हैं, वैसे क्यों नहीं पढ़ा रही जैसे पढ़ाती हैं। तो बेटा वैसे पढ़ाने के लिए सॉरी, मैं कुछ एक्टिविटीज़ में बिज़ी थी, मैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाई। लेकिन आप लोगों की स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके अंदर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है, आप दोनों में ही इसमें से पढ़ सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने पोलैंड को एक तरीके से आश्वासन का मतलब वो किया कि हाँ वो होना चाहिए, ये है वो है, फलानी चीज़ें वलानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर पोलैंड पर आक्रमण नहीं किया होता ना तो ये चीज़ देखी जाती है कि जर्मनी और जापान का जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, अब पोलैंड तो बेचारा एक तरीके से ऐसे बन गया जैसे इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं रही, इसकी कोई भी हैसियत नहीं हुई। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ चीज़ें मतलब सामने आई। उसके अलावा और टाइम आगे बढ़ा, फिर पोलैंड पर जब आक्रमण हो गया था तो पोलैंड ने अपनी सेफ्टी के लिए, युद्ध को टालने के लिए, रक्षा करने के लिए आपको जर्मनी को 1 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने ये बोला कि भाई हमें आपकी हेल्प चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल कि जैसे कि आप लोगों को, आप लोग जब आगे ये पढ़ोगे, जैसे ये आपने आगे तो नहीं खैर पीछे पढ़ा होगा कि गांधी जी ने किस तरीके से जैसे ब्रिटिशर्स को भगाने में अपना योगदान दिया था। तो उससे पहले आपने ये भी पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए जापान इंडिया पे हुकूमत करना चाहता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो गांधी ने और बाकी सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए इसलिए ही बोला क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी करनी थी, हमें अपनी सेफ्टी करनी थी। और अगर नहीं हो पाती तो आज के टाइम पर इंडिया इंडिया नहीं होता, वो जापान के अंडर में ही होता और बहुत टाइम बाद इंडिया को आज़ादी मिल पाती। ठीक है, तो हम आप बच्चों में भी होते हैं ऐसे कि यार आज़ादी के टाइम पे पढ़ाई करी थी, इतनी सेंचुरी में पढ़ी थी। खैर ये मजाक की बात है। तो ये वाली चीज़ सेम वही पोलैंड ने भी करी, अपने आप को बचाने की, सेफ करने की कोशिश करी।
और फिर 3 सितंबर को 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर जापान ने 1937 में चीन पर आक्रमण करा था और चीन जापान का युद्ध चल रहा था उस टाइम पे 1937 में, ठीक है। लेकिन जापान ने ना तो सोवियत संघ के मतलब अपोजिट पार्टी में युद्ध की घोषणा की थी और ना ही दिसंबर 1941 में स्टार्टिंग में अमेरिका के विरुद्ध कोई घोषणा की थी, ठीक है। ये चीज़ बोली जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब इसलिए फेंका गया था क्योंकि अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं है। जापान भी कोई कम नहीं था। जापान ने अमेरिका का एक आइलैंड था वहाँ पर बॉम्ब फेंका था, ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए ही अमेरिका इंतज़ार में था और अमेरिका ने कुछ इस तरीके का बॉम्ब फेंका कि जो आज तक जापान को याद रहता है, आज तक पूरी दुनिया को याद रहता है। हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 और 9 को, ठीक है। सो ये उसने अमेरिका ने बदला लिया था। अमेरिका अपनी ताकत नहीं दिखा रहा था। अमेरिका को अगर ताकत दिखानी ही होती तो वो इतनी दूर जापान पे क्यों दिखाता, आसपास कहीं दिखा लेता। यूएसएसआर से लड़ाई चल रही थी उसको दिखाता, जापान को क्यों दिखाता। तो ये आपस में इनका कुछ मसला था। जापान ने पहले ऐसा किया था, उसके बाद अमेरिका ने किया, तो इस वजह से ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ये वाली चीज़, फिर इटली जो कि रोम, बर्लिन और टोक्यो के साथ में था अलाइड पावर्स में, तो उसमें कुछ समय तक वो गुड निरपेक्षता, अब नॉन अलाइटमेंट मूवमेंट की जो वो था, सॉरी मूवमेंट नहीं, नॉन अलाइटमेंट की एक तरीके से वो अपनाया हुआ था। क्योंकि आप लोगों को ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ रखा है आपने कि इसने अपने आपस में एक वो करा था, संधि करी थी कि अगर मुझे अलग होना होगा तो मैं हो जाऊंगा, आप लोग मुझे प्रेशराइज नहीं करोगे, ठीक है। तो इस टाइप की संधि इन्होंने करी थी। इसके अलावा जी ये वाली बात सामने आई कि फिर अगेन 10 वर्षीय जो संधि हुई थी, तो उसके अंदर सोवियत संघ और जर्मनी जो थे वो बहुत अच्छे एक तरीके से दोस्त बन गए थे। एक विश्वास उन पर आपस में बैठ गया था, ठीक है। तो इन्होंने आपस में अपनी सेना को, अपने देशों को, अपनी सब चीज़ों को साथ में मिलाने का, सब करने का वो करा कि मतलब मिलाने का इन द सेंस ये नहीं कि उन्होंने अपने देश उनको दे दिए, उसने अपने देश उनको, मतलब ये है कि लड़ाई झगड़े में सेना है, देश है, बॉर्डर है, इन सब का यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो जापान ने 7 दिसंबर 1949 को पर्ल हार्बर पर भारी बम वर्षा करी। पर्ल हार्बर था उस आइलैंड का नाम जो अमेरिका का है जहाँ पर जापान ने बॉम्ब फेंका था, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो दो विरोधी गुट थे, अलाइड पावर्स और हमारा दूसरा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों, ठीक है। तो इन सभी में जो जो हमारे देश शामिल थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि तो मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी पढ़ाई थी, है ना। तो वो क्यों पढ़ाई थी, क्योंकि भाई ये ना एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, जब हमारा पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में, तो इसके अंदर जैसे हमारी निशस्त्रीकरण की और मतलब वेपन्स यूज़ ना करने की, न्याय की और भी बहुत सारी चीज़ों का एक तरीके से प्रॉमिस लिया गया था कि लोग जो हैं, बाकी सभी देश जो हैं वो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर जर्मनी की जब पराजय हुई थी, जर्मनी जब हारा था, तो जर्मनी की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हुई थी कि मतलब इसके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, ये है वो है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल से जर्मनी जो था अपनी और पावर हारने के बाद दिखाना चाहता था, बट वो नहीं दिखा पाया। तो वर्साई की जो संधि हुई थी, इसके अंदर एक सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कि जर्मनी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन एक्सेप्ट करना भी पड़ा। और अगर ऐसा वो कर लेता या नहीं भी करता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता, फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, भाई देखो, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो उस टाइम पे जितनी भी ट्रीटीज, जितना भी सब कुछ होता था, तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता था निशस्त्रीकरण, वेपन्स को यूज़ ना करना, न्याय को बनाए रखना, शांति को बनाए रखना, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों के अंदर
क्या चीज़ देखने को मिली? सबसे डरावनी चीज़ कि भाई सामूहिक सुरक्षा रही नहीं। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता हो गई। सामूहिक सुरक्षा नहीं होगी। अब जब एक अगर आपको यहाँ पर बताया जाए कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होगा, अगर आप लोगों को अपनी सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो आप लोग कैसे सेफ रहोगे? रह ही नहीं पाओगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखी गई कि भाई एक तरीके से सिक्योरिटी जो थी वो सामूहिक रूप से नहीं बन पाई। लड़ाई झगड़े और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। छोटी छोटी वजहों से भी लड़ाई होने लगी थी, छोटी छोटी, क्योंकि सब अपनी अपनी पावर दिखाना चाहते थे। सब अपनी अपनी पावर दिखाना चाहते थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है। थर्ड पॉइंट है निशस्त्रीकरण की विफलता। ठीक है। अब भाई वेपन्स को यूज़ करने से मना किया जा रहा है, भाई तुम उसके बावजूद भी वेपन्स यूज़ कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये वाली चीज़ की अब जैसे कि वर्साई की संधि में आपने ये वाली चीज़ देखी थी कि जर्मनी जब हारा, तो जर्मनी ने हारने के बाद भी अपने आप को एक निशस्त्रीकरण में नहीं जोड़ा। उसने कहा कि भाई मैं कैसे रह सकता हूँ, मुझे तो पावर दिखानी थी, मुझे तो पावर दिखानी है, ये थोड़ी ऐसे थोड़ी चलता है कुछ भी। ठीक है। तो ये वही इस टाइप की चीज़ थी ये। ठीक है। तो अब भाई ये वेपन्स वाली चीज़ में कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री अपने आप को कम नहीं रखना चाहती थी, इस वजह से बस यही एक सबसे बड़ी वजह थी जिसमें ये वाली चीज़ देखी गई कि भाई अब वेपन्स को सब यूज़ कर रहे थे। सब अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, अपने अपने आप को उभार कर दिखाना चाहते थे कि हाँ हम लोग भी कुछ हैं और हमने बहुत कुछ किया है। ठीक है। फोर्थ अब जो है आपका पॉइंट, विश्व आर्थिक संकट, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसको मेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो ये आ गया था 1929 में अचानक से। ठीक है। क्योंकि अब भाई इतने लोग मारे गए, इतना जान और माल दोनों का नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, तो भाई आर्थिक संकट तो आना ही था। तो आर्थिक संकट आ गया और आर्थिक संकट आने के बाद सबको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सबका अच्छे से दिवाला निकल गया। सारे जो वेपन्स अपना दिखा रहे थे, सब कर रहे थे ना, सबको पता लग गया कि हाँ एक्चुअली में क्या है। ठीक है। भुखमरी बढ़ गई थी, बेरोजगारी बहुत हो गई थी। वेपन्स तुम कितना, तुम एक दो तीन चार, चलो लाइन से खड़े करके सबको मार दो, लेकिन जब तुम बचोगे तो तुम भी तो भूखे मरोगे ना। तो वही वाली सेम चीज़, जब आर्थिक संकट आ गया तो बहुत 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 प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। अब भाई यहाँ पर रोम बर्लिन टोक्यो जो धुरी हुई थी, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी जो थी स्टूडेंट, वो ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप जो था वो दो गुटों में बट गया था। तो वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जापान, जर्मनी, इटली ने 1936 तो 37 में साम्यवाद के विरुद्ध समझौता किया था। ठीक है। और उस समझौते को आगे बढ़ाया था। तो इस समझौते को जब आगे बढ़ाया गया तो इसके अंदर रोम बर्लिन टोक्यो धुरी हुई थी। और इसके अंदर जैसे आपस में जो बातचीत की गई थी, जो फाइनल चीज़ें रखी गई थी, वो सभी चीज़ों को जोड़ के रखा गया था। ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण पांचवा माना जाता है। छठा कारण है राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या। ठीक है। प्रॉब्लम नेशनल माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा ये चूज़ हो गई थी। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि रोमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब जगहें जो थी, पोलैंड थी, हंगरी वासी थे, इसके अंदर इटली, जर्मनी, तो इसके अंदर ना अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। तो इसमें मतलब लगभग 75 लाख की मान लो आप गिनती अल्पसंख्यकों की। तो इन सब ने अकेले जर्मनी अल्पसंख्यकों की संख्या को लगभग 75 लाख की संख्या को कंट्रोल किया था। अपने आप को उनके ही लेवल का मतलब बनाकर उभार कर दिखाया था, जो सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है लड़ाई का। 7 है द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, तुष्टीकरण की नीति। नासीवाद और फासीवाद तो आपने सुने ही है। ठीक है। तो इन जैसी शक्तियां उभर गई थी। इन लोगों ने क्या किया है वो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। तो इन सब की वजह से, ठीक है, जैसे नाजीवाद उभरा, फासीवाद उभरा, तो क्या हुआ था, तो उन सब की वजह से ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। राष्ट्र संघ की विफलता, लीग ऑफ नेशन, भाई ये बोला जाता है कि लीग ऑफ नेशन मतलब आज के टाइम पे जो यूनाइटेड नेशन है, उस वो अगर पावरफुल होता, वो अगर एक शक्तिशाली रूप से देखा जाता, समझा जाता, तो आज के टाइम पे ना मतलब ऐसा नहीं होता कि यार हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम पढ़ते या कुछ और होता, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। लेकिन लीग ऑफ नेशन की विफलता की वजह से ही
सबसे बड़ा एक यहाँ पे वो देखा जाता है रीज़न कि भाई गलत बात है, ठीक है। 9 है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है, तो इसको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब युद्ध का आरंभ कैसे हुआ था ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है, पीडीएफ में मैंने आपको दे दिया है, तो आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली में इसके अंदर क्या है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसके आगे का धुरी राष्ट्र का पतन हो गया था, फिर उसके बाद जर्मनी की क्या सिचुएशन थी, ये सब कुछ जो है ये पीडीएफ में आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। आप इसमें से पढ़ना। आप अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप भी हिंदी में पढ़ना, ठीक है, क्योंकि लिखना तो आपको इंग्लिश में होता है लेकिन समझना तो हिंदी में ही होता है ना, तो आप इसको पढ़ना। अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे बोलिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो होप सो कि अब आप लोगों के कोई भी डाउट नहीं हो। आपकी 4th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। से क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।